हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। किसी भी देश में बच्चे एक ऐसा वल्नरेबल ग्रुप होते हैं जिनके अगेंस्ट किसी भी तरीके के ऑफेंस को आसानी से कमिट किया जा सकता है। अब ये वल्नरेबल ग्रुप वहाँ और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं जब वो ही ऑफेंस हो एक सेक्सुअल ऑफेंस। अब यहाँ ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे मामले जिसमें बच्चों के अगेंस्ट किए जाने वाले ऑफेंसेस सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, उनको डील किया जाए विद ड्यू केयर एंड अटमोस्ट सेंसिटिविटी, जो कि आमतौर पर हमें देखने को नहीं मिलता। क्योंकि जहाँ कुछ कोर्ट्स तो इस सेंसिटिविटी के एंगल को ध्यान में रखते हुए ही जजमेंट पास करते हैं, वाइल ऑन दी अदर हैंड कुछ कोर्ट्स यहाँ ऐसे भी हैं, इंक्लूडिंग हायर जुडिशरी इन सम इंस्टेंसेस, जो कि लैक करते हैं टोटल सेंसिटिविटी। आज के इस केस में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को तो हम समझेंगे ही साथ सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टांस रहा है इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हर एक चीज को डेप्थ में कवर किया जाएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इन रे यानी कि इन रेफरेंस ऑर्डर डेटेड 17 मार्च 2025 पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद इन क्रिमिनल रिवीजन दिस एंड एंशिलरी इश्यूज। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस केस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ऑन द लेफ्ट हैंड आपको यहाँ दो लोग देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पहले हैं पवन और दूसरे हैं आकाश। अब ये दोनों पर्सन्स यहाँ होते हैं एक्यूज्ड, वाइल ऑन दी अदर हैंड राइट हैंड साइड पर आपको विक्टिम देखने को मिल जाएंगी, जो कि होती हैं एक 11 साल की माइनर गर्ल चाइल्ड। अब यहाँ होता क्या है कि जो एक्यूज्ड हैं, जो कि हैं पवन और आकाश, वो सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करते हैं विक्टिम के ऊपर, उनके ब्रेस्ट को ग्रैब करके और विक्टिम के पैजामा स्ट्रिंग्स को तोड़कर। अब इसी सेक्सुअल असॉल्ट के बाद जो दोनों एक्यूज पर्सन हैं वो विक्टिम को पुल करके यानी कि घसीट कर ले जाते हैं एक कलवर्ट के अंदर। देखिए, कलवर्ट किसी भी तरीके का एक सर्कुलर पाइप जैसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ जो दोनों एक्यूज पर्सन हैं वो दोनों विक्टिम पर सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करने के बाद उन्हें कलवर्ट के अंदर घसीट कर ले ही जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उस कलवर्ट के आसपास जो लोग वहां घूम रहे होते हैं इस पूरे इंसिडेंट को होते हुए देख रहे होते हैं, जिसके बाद यहाँ दोनों एक्यूज पर्सन विक्टिम को उस कलवर्ट के पास छोड़कर भाग जाते हैं। इस पूरे इंसिडेंट के बाद एफआईआर लॉन्च की जाती है अगेंस्ट बोथ द एक्यूज पर्सन्स। फिर ये केस जाता है ट्रायल कोर्ट में। अब ट्रायल कोर्ट इस पूरे इंसिडेंट को एग्जामिन करने के बाद ये कहता है कि ये केस है अटेम्प्ट टू रेप का एंड अटेम्प्ट टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो कि पॉक्सो के अंडर आता है उसका, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट है वो कन्विक्ट करता है दोनों एक्यूज्ड को अंडर सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड विद सेक्शन 18 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। और यहाँ पर दोनों एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट ट्रायल कोर्ट समनिंग ऑर्डर इशू कर देता है। देखिए, अगर आप नहीं जानते तो सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप के बारे में, जो कि भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 65 है। अगर आप सेक्शन 376 या फॉर दैट मैटर सेक्शन 65 ऑफ बीएनएस को डेप्थ में समझना चाहते हैं तो आप मेरी याली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ सेक्शन 376 यानी कि पनिशमेंट फॉर रेप को ही नहीं, बल्कि सेक्शन 375 यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेप को भी काफी डिटेल में डिस्कस किया है। और अगर हम यहाँ बात करें सेक्शन 18 ऑफ पॉक्सो की, तो इस सेक्शन 18 को समझने से पहले हमें समझना होगा कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसे कहते हैं। देखिए, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि सेक्सुअल असॉल्ट किसे कहते हैं। देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो में मेंशन्ड है, जो कि सिंपली ये कहता है हुएवर विद सेक्सुअल इंटेंट। अगर कोई भी पर्सन यहाँ सेक्सुअल इंटेंट के साथ किसी भी चाइल्ड के वेजाइना, पीनस, एनस या ब्रेस्ट को टच करता है, या वो पर्सन उस चाइल्ड को अपने वेजाइना, पीनस, एनस और ब्रेस्ट टच करने को बोलता है, या वो पर्सन उस चाइल्ड को किसी दूसरे पर्सन के वेजाइना, पीनस, एनस और ब्रेस्ट टच करने को बोलता है, या वो पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है जिसमें सेक्सुअल इंटेंट शामिल है, फिजिकल कांटेक्ट शामिल है लेकिन पेनिट्रेशन शामिल नहीं है, उस चीज को यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट कहा गया है। अगर आप यहाँ पेनिट्रेशन का मीनिंग नहीं जानते तो आप इस चीज़ को गूगल करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर इन वर्ड्स का भी मैं मीनिंग आपको बताने लगा तो वीडियो थोड़ी सेंसिटिव साइड पर चली जाएगी। अब ये तो बात हुई सेक्सुअल असॉल्ट की। अब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसे कहते हैं, इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन आपको सेक्शन 3 ऑफ पॉक्सो एक्ट में मिल जाएगी। अब ये सेक्शन की जो डेफिनेशन है, पर्टिकुलरली जो लैंग्वेज है, वो थोड़ी सेंसिटिव है।
तो आपको जितना हो सके उतना अनकंफर्टेबल किए बिना मैं इस सेक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग एक पर्सन के द्वारा किए गए सेक्सुअल असॉल्ट को तब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा जब ये 4 कंडीशन यहाँ फुलफिल हो जाएंगी। जो कंडीशंस यहाँ सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी और सब क्लॉज डी में दे रखी हैं, जिसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई भी पर्सन अपने पीनस को पेनिट्रेट करता है चाइल्ड के इन एरियाज में, या वो चाइल्ड को अपने साथ या किसी और पर्सन के साथ ऐसा करने को कहता है। क्लॉज बी ये कहता है कि अगर कोई पर्सन अपने किसी बॉडी पार्ट को, जो बॉडी पार्ट यहाँ पीनस नहीं है, या किसी ऑब्जेक्ट को चाइल्ड के इन एरियाज में इंसर्ट करता है, या वो चाइल्ड को ऐसा खुद के साथ करने को या किसी और पर्सन के साथ करने को कहता है। सब क्लॉज सी ये कहता है कि अगर कोई पर्सन चाइल्ड के किसी भी बॉडी पार्ट को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर दे कि यहाँ पेनिट्रेशन कॉज हो जाए चाइल्ड के इन एरियाज में। और सब क्लॉज डी यहाँ ये कहता है कि जब कोई पर्सन अप्लाई करे देयर माउथ ऑन दीज एरियाज, सो इस सिचुएशन में ये माना जाएगा कि जो पर्सन ऐसा कर रहा है उसने कमिट किया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस। अब यहाँ पे आपको ये चीज भी देखने को मिल रही होगी कि ये जो चारों क्लॉजेस हैं जो कि हैं ए बी सी डी, ये काफ़ी रिलेट करते हैं ऑफेंस ऑफ रेप से, क्योंकि वहां पर भी इंसर्शन, मैनिपुलेशन, एप्लीकेशन और पेनिट्रेशन देखने को मिलता है, जो कि सेम चीज आपको यहाँ सेक्शन 3 में देखने को मिल रही है। तो अब ये तो बात हुई सेक्सुअल असॉल्ट एंड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, लेकिन हमें सेक्शन 8 जो कि सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट के बारे में बात करता है उसको डिस्कस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट आपको सेक्शन 18 समझने में बहुत हेल्प करेगी। देखिए, अगर कोई भी पर्सन यहाँ सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर देता है तो उसे मिनिमम 3 साल की इंप्रिजनमेंट दी जाएगी, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल तक, और उस पर्सन को यहाँ फाइन भी देना पड़ सकता है। तो अब अगर हम सेक्शन 18 ऑफ पॉक्सो पर आते हैं तो सेक्शन 18 सिंपली ये कहता है कि पॉक्सो एक्ट के अंदर दिए गए जो भी ऑफेंस है उन ऑफेंस को करना तो छोड़िए, अगर उन ऑफेंस को करने की कोशिश भी की गई तो वो कोशिश भी पनिशेबल है अंडर सेक्शन 18 ऑफ पॉक्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्शन 18 जो पॉक्सो का है उसकी लैंग्वेज सिंपली ये कहती है कि whoever attempts to commit any offense, अगर कोई भी पर्सन यहाँ पॉक्सो एक्ट के अंदर किसी ऑफेंस को करने की कोशिश करता है, यानी कि उस ऑफेंस को अटेम्प्ट करता है, या वो पर्सन ये चाहता है किसी भी तरीके से कि वो पर्टिकुलर ऑफेंस जिसको करने की वो कोशिश कर रहा है वो कमिट हो जाए। अभी वो कमिट हुआ नहीं है, वो पर्सन ये चाह रहा है कि वो ऑफेंस कमिट हो जाए, या वो पर्सन जो यहाँ अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो यहाँ एक पर्टिकुलर ऑफेंस को करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो पर्सन उस ऑफेंस के कमीशन से जुड़ा कोई एक्ट कर देता है जिससे वो ऑफेंस कमिट हो सकता है, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन को पनिश किया जाएगा उस ऑफेंस के लिए दी जाने वाली किसी भी इंप्रिजनमेंट से, जिस इंप्रिजनमेंट को, जिस सजा को एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर वो ऑफेंस जिसका अटेम्प्ट यहाँ हुआ है उसके लिए इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का प्रावधान है तो उस सिचुएशन में उस इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ के टर्म को हाफ किया जाएगा और उस 1/2 ऑफ द टर्म के लिए उस सजा को यहाँ एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर वो ऑफेंस जिसका अटेम्प्ट यहाँ हुआ है उसके लिए इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का प्रावधान नहीं है तो उस सिचुएशन में उस ऑफेंस के लिए जो सबसे ज्यादा टर्म के लिए दी जाने वाली सजा है उसका हाफ किया जाएगा, उस हाफ ऑफ द पीरियड के लिए उस सजा को यहाँ एक्सटेंड किया जा सकता है। देखिए, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आपको ये जो पनिशमेंट का क्राइटेरिया है ये इतना अच्छे से समझ नहीं आया होगा, इसीलिए अब हम सेक्सुअल असॉल्ट की जो पनिशमेंट है उसे एज एन एग्जाम्पल लेते हैं इस सेक्शन को समझने के लिए। सो जैसा कि आप सब देख सकते हैं सेक्शन 8 में सजा दी जा सकती है सेक्सुअल असॉल्ट के लिए। एक तो 3 साल की है जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल के लिए, दोनों ही यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट है। अगर हम सेक्शन 18 की बात करें तो वो सिंपली ये कहता है कि कोई भी ऑफेंस का जो अटेम्प्ट है उसको उस ऑफेंस में दी जाने वाली किसी भी इम्प्रिजनमेंट से पनिश किया जा सकता है। मान लीजिए इस प्रेजेंट एग्जाम्पल में कोई पर्सन यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट का अटेम्प्ट कर देता है, कमीशन नहीं हुआ है, और उस सिचुएशन में कोर्ट के पास ये ऑप्शन है कि वो या तो उस पर्सन को 3 साल की सजा दे सकता है उस अटेम्प्ट के लिए या 5 साल की। मान लीजिए कोर्ट यहाँ पर उस पर्सन को 5 साल की सजा दे देता है। अब यहाँ उस सजा को एक्सटेंड किया जा सकता है इस सेक्सुअल असॉल्ट के लिए दी जाने वाली सबसे ज्यादा पीरियड के 1/2 ऑफ द पीरियड की सजा से। मतलब 5 साल की तो सजा यहाँ दी जा रही है, साथ ही साथ सबसे ज्यादा टर्म की पनिशमेंट इस सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कितनी बताई गई है, 5 साल। उसका अगर हम हाफ करें जो कि है 2.5, मतलब यहाँ पर उस पर्सन को 5 साल की तो सजा दी जा रही है और उस सजा को
2.5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि उस पर्सन ने यहाँ सेक्सुअल असॉल्ट का अटेम्प्ट कमिट किया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ पॉक्सो। अब एक और सिनेरियो यहाँ निकल कर आ सकता है जहां पर लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रीजनमेंट की बजाय, जो कि 5 साल है, मान लीजिए यहाँ पर अगर इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ होता तब उसका कैसे हम वन ऑफ करते। देखिए इस चीज से सेक्शन 6 ऑफ भारतीय न्याय संहिता डील करता है। अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है जहां पर इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ के फ्रैक्शन करने की जरूरत पड़ती है, मतलब इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ के टुकड़े करने की जरूरत होती है, तब उस सिचुएशन में इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब होता है 20 साल। तो अगर हम इस एग्जाम्पल में इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ को फिट करके देखें तो यहाँ पर एक पर्सन को 5 साल की सजा तो दी जा रही है, साथ ही साथ उस पर्सन को 10 साल की सजा दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो 20 साल इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ था उसका अगर हम हाफ करते हैं तो 10 ईयर्स निकल कर आता है, जिसके बारे में यहाँ सेक्शन 18 भी बात करता है कि जो इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ है उसके 1/2 ऑफ द पीरियड के लिए आप यहाँ उस इम्प्रीजनमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। और तो और इन रिस्पेक्टिव इम्प्रीजनमेंट्स के अलावा यहाँ पर जो पर्सन उस पर्टिकुलर ऑफेंस को अंडर पॉक्सो अटेम्प्ट कर रहा है उस पर्सन को यहाँ इम्प्रीजनमेंट तो दी जाएगी, साथ ही साथ उस पर्सन पर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। सो इन सभी रिस्पेक्टिव सेक्शंस को डिस्कस करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि ट्रायल कोर्ट ने बोथ एक्यूज को कन्विक्ट किया अंडर सेक्शन 376 एंड सेक्शन 18 ऑफ पॉक्सो। फिर ट्रायल कोर्ट ने यहाँ बोथ एक्यूज्ड के अगेंस्ट इशू किए समनिंग ऑर्डर्स। अब इन्हीं समनिंग ऑर्डर्स को दोनों एक्यूज चैलेंज करते हैं इन दी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब यहाँ जब दोनों एक्यूज्ड इन समनिंग ऑर्डर्स को चैलेंज करते हैं तब वो कुछ अपने कंटेंशंस इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने रखते हैं। दोनों एक्यूज्ड ये कहते हैं कि जो भी उन्होंने यहाँ चीजें की हैं, जो भी इंसिडेंट यहाँ हुआ है, वो सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड को अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि वो कुछ इस तरीके का इंसिडेंट है जो कि सेक्शन 354 एंड 354B ऑफ इंडियन पीनल कोड और पॉक्सो के रिलेवेंट सेक्शंस को अट्रैक्ट करता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप नहीं जानते तो सेक्शन 354 बात करता है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स विद एन इंटेंट टू आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन के बारे में, जिसके लिए 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। वहीं सेक्शन 354B बात करता है डिसरोप के बारे में। अब अगर आप डिसरोप नहीं जानते तो डिसरोप बेसिकली एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें पर्टिकुलरली मैन किसी भी वुमेन को या तो नेकेड कर दे या फिर वो मैन किसी वुमेन के बॉडी के ऊपर से कोई कपड़ा, कोई क्लॉथ हटा दे, तब उस चीज को यहाँ डिसरोप कहा जाता है, जिसके लिए मिनिमम इम्प्रीजनमेंट 3 साल से लेकर एक्सटेंड हो सकती है 7 ईयर्स के लिए। अब यहाँ पर जो दोनों एक्यूज थे उन्होंने यहाँ यही कहा कि जो भी हमने चीजें की हैं वो सेक्शन 376 आईपीसी के अंडर ना आकर 354 एंड 354B और पॉक्सो के कुछ रिलेवेंट सेक्शंस के अंडर आती है। अब यहाँ दोनों एक्यूज के द्वारा कुछ इस तरीके का कंटेंशन इसीलिए भी रखा गया जिससे यहाँ पर दोनों एक्यूज को एक लेसर पनिशमेंट मिल सके, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पॉक्सो के अंडर ऑफेंसेस दिए गए हैं वो ज्यादा सीरियस हैं एंड दे आर मोर ग्रीवियस, इसलिए उनके लिए दी जाने वाली पनिशमेंट भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। वाइल ऑन दी अदर हैंड जो सेक्शंस यहाँ एक्यूज ने अपनी कंटेंशन में रखे थे उनके लिए दी जाने वाली पनिशमेंट इतनी सीरियस नहीं है। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन को हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है, जो कि है सेक्शन 9 क्लॉज M ऑफ पॉक्सो एक्ट, जो कि बात करता है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में। देखिए जो सेक्शन 9 है जिसमें एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट मेंशन्ड है, यहाँ पर एग्रावेटेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि कुछ सीरियस नेचर की हो। मतलब यहाँ सेक्शन 9 में कुछ इस तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट्स दे रखे हैं जो कि काफ़ी सीरियस नेचर के हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन के प्रेमाइसिस में कोई सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है, कोई पब्लिक सर्वेंट यहाँ किसी चाइल्ड पर सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यहाँ किसी बच्चे के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया जाता है, कोई यहाँ ऐसा केयर एंड प्रोटेक्शन होम है जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है, वहां पर किसी बच्चे के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया जाता है, तो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन है जो कि मोर सीरियस है, जिन सिचुएशंस में यहाँ पर किसी भी बच्चे के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें सेक्शन 9 क्लॉज M की, तो ये क्लॉज बात करता है कमीशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स। मतलब एक ऐसे पर्सन पर यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है जो कि 12 साल से छोटा है, जो कि इस केस में काफी रिलेवेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो विक्टिम है, जो माइनर गर्ल है, वो 12 साल से कम की है, वो 11 साल की है। तो इसी चीज के चलते यहाँ पर सेक्शन 9 क्लॉज M जो है पॉक्सो का, वो एग्जिस्ट करता है। अब इस सेक्शन को डिस्कस करने के बाद और दोनों एक्यूज के द्वारा ट्रायल कोर्ट के समनिंग ऑर्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने के बाद यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सिंगल जज बेंच जिसे प्रिसाइड कर रहे थे जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा,
वो इस केस को सुनते हैं। अब इस केस में जो जस्टिस मिश्रा हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर हैं, क्योंकि इस केस में जस्टिस मिश्रा के द्वारा ही काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स दी गई, जिन स्टेटमेंट्स ने यहाँ अट्रैक्ट की डिफरेंट कंट्रोवर्सीज, एंड फाइनली उन स्टेटमेंट्स की वजह से ही इस केस को इतनी लाइमलाइट मिली। तो जस्टिस मिश्रा की जो बेंच है वो एक ऑर्डर के थ्रू यहाँ ये कहती है कि जो भी एलिगेशंस यहाँ एक्यूज पर लगाए गए और जो भी यहाँ केस के फैक्ट्स थे, उनको देखने के बाद ये पता लगा है कि जो अटेम्प्ट टू रेप का ऑफेंस है वो यहाँ कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहीं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच है वो ये चीज़ भी कहती है कि जो प्राइमा फेशी चार्ज था अटेम्प्ट टू रेप का, जो कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा एक्यूज के ऊपर लगाया गया था, उसकी बजाय यहाँ पर जो एक्यूज्ड है वो एक माइनर चार्ज के लिए लायबल है, जो चार्ज है अंडर सेक्शन 354 क्लॉज बी ऑफ आईपीसी, जो कि बात करता है डिसरोप के बारे में, एंड सेक्शन 9 क्लॉज एम एंड सेक्शन 10 ऑफ पॉक्सो एक्ट, जो कि बात करता है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, और सेक्शन 10 जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में। तो जो जस्टिस मिश्रा हैं वो सिंपली यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि किसी भी गर्ल के ब्रेस्ट को ग्रैब करना या उसके पैजामा स्ट्रिंग्स को तोड़ देना यहाँ पर अटेम्प्ट टू रेप नहीं कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और इसी चीज के चलते जो भी अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज यहाँ पर एक्यूज के ऊपर लगाया गया था, उस चार्ज की बजाय यहाँ पर डिसरोप का चार्ज लगना चाहिए था उन एक्यूज के अगेंस्ट, और एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का चार्ज लगना चाहिए था उन एक्यूज के अगेंस्ट, ना कि अटेम्प्ट टू रेप का। तो अब अटेम्प्ट टू रेप के जिस चार्ज को यहाँ पर जस्टिस मिश्रा के द्वारा ड्रॉप किया गया, ये ही एक ऐसी स्टेटमेंट है इस पूरे केस में जिसने यहाँ डिफरेंट कंट्रोवर्सीज को अट्रैक्ट किया। क्योंकि यहाँ ये चीज़ काफ़ी डिस्कस करने वाली हो जाती है कि एक ऐसा इंसिडेंट जहाँ पर एक लड़की के ब्रेस्ट को ग्रैब किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, और उस लड़की के पैजामा स्ट्रिंग्स को तोड़ा जा रहा है, क्या वो सही में अटेम्प्ट टू रेप को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता? क्या ये पूरा इंसिडेंट सही में ऐसा है जिसमें अटेम्प्ट टू रेप की इंटेंशन शामिल नहीं थी? इसीलिए इसी चीज की वजह से यहाँ पर सारी कंट्रोवर्सीज सामने निकल कर आई। तो जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने ये तो बता दिया कि इस प्रेजेंट केस में अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज एक्यूज के ऊपर नहीं लगेगा, वहीं यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बेंच है वो एक तरीके का डिस्टिंक्शन भी क्रिएट करते हैं, डिस्टिंक्शन भी ड्रॉ करते हैं बिटवीन द प्रिपरेशन ऑफ एन ऑफेंस एंड अटेम्प्ट ऑफ एन ऑफेंस। मतलब जब एक ऑफेंस से रिलेटेड अटेम्प्ट यहाँ किया जाएगा और जब उस ऑफेंस की प्रिपरेशन यहाँ की जाएगी, तो उन दोनों में फर्क क्या है, इस चीज़ को इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ बताते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बेंच है वो सिंपली ये कहती है कि जो भी एलिगेशंस यहाँ पर एक्यूज के ऊपर लगाए गए हैं उनसे ये बताना काफ़ी मुश्किल है कि यहाँ सही में अटेम्प्ट टू रेप का ऑफेंस कमिट हुआ था। बेंच यहाँ ये चीज़ भी कहती है कि अगर अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज किसी पर्सन के अगेंस्ट लगाना है तो प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना होगा कि जो भी एक्शंस या जो भी चीजें यहाँ एक्यूज पर्सन के द्वारा की गई थी वो सभी एक्शंस यहाँ प्रिपरेशन के स्टेज से आगे पहुंच गए थे। मतलब यहाँ एक ऑफेंस की सिर्फ प्रिपरेशन नहीं हो रही थी, बल्कि उस प्रिपरेशन के स्टेज से जब यहाँ एक्यूज के एक्शंस आगे पहुंच जाएं, तब यहाँ ये माना जाएगा कि जो अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज है वो सही में एग्जिस्ट करता है अगेंस्ट दैट एक्यूज पर्सन। वहीं जस्टिस मिश्रा यहाँ ये चीज भी मेंशन करते हैं कि जो एक्चुअल अटेम्प्ट है किसी भी ऑफेंस का या ऑफेंस से जुड़ी जो प्रिपरेशन है, उनके बीच एक ऐसी चीज़ है जो कि उस डिस्टिंक्शन को क्रिएट करती है, और वो है डिटर्मिनेशन। मतलब यहाँ जो एक्यूज पर्सन है वो क्या डिसाइड करके बैठा है, उसे रेप कमिट करना है, सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करना है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करना है। ये डिटर्मिनेशन, ये डिसाइडिंग फैक्टर ही डिटरमाइन करता है, ये डिसाइडिंग फैक्टर ही हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर ऑफेंस या तो प्रिपरेशन स्टेज पर है या फिर एक्चुअल अटेम्प्ट स्टेज पर है। ये कहना था यहाँ जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा का। तो जैसा कि हमने अभी तक केस के फैक्ट्स को देखा, फिर हमने ये चीज़ देखी कि ये केस ट्रायल कोर्ट में गया, ट्रायल कोर्ट ने फिर दोनों एक्यूज़ के अगेंस्ट समनिंग ऑर्डर्स को इशू किया, फिर उन्हीं समनिंग ऑर्डर्स को एक्यूज़ के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिंगल जज बेंच जिसे प्रिसाइड कर रहे थे जस्टिस मिश्रा, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस इस ऑर्डर में दी। फिर ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए ये कहा, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये ऑर्डर था शॉकिंग। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, द बेंच सेड दैट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट वाज शॉकिंग, वी आर एट पेन्स टू से दैट। मतलब हम यहाँ ये कहने को मजबूर हो गए कि कई सारी ऑब्जर्वेशंस जो कि उस जजमेंट में थी, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में थी, वो लैक करती हैं सेंसिटिविटी को उस पर्सन के पार्ट पर जिस पर्सन ने यहाँ जजमेंट लिखी,
जो कि थे इस केस में जस्टिस मिश्रा। अब इट इज़ वर्थ मेंशनिंग कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में सुओ मोटो एक्शन लिया गया तब 2 जजेस की बेंच को यहाँ कंस्टिट्यूट किया गया इस केस को सुनने के लिए, जिस बेंच में प्रेजेंट थे जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसी। फिर सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज़ कहते हैं कि ये कोई ऐसी जजमेंट नहीं थी जिसे जल्दीबाजी में दिया गया हो, बल्कि एक ऐसी जजमेंट थी जिसे 4 महीने तक रिजर्व किया गया, फिर इसका वर्डिक्ट आया। और जब इस जजमेंट का वर्डिक्ट आया तब उस वर्डिक्ट को ड्यू कंसिडरेशन और एप्लीकेशन ऑफ माइंड का यूज करके ही लेट डाउन किया गया था। फिर भी यहाँ हमें ऐसी चीजें देखने को मिली जो कि लैक करती हैं टोटल सेंसिटिविटी इन दिस केस। सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज भी मेंशन करते हैं कि जो भी ऑब्जर्वेशंस इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में थी वो कुछ इस तरीके की थी जो कि लॉ से तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है और जो कि डिपिक्ट करती हैं, जो कि टोटल इनसेंसिटिविटी दिखाती है और इनह्यूमन अप्रोच दिखाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इसी चीज़ के चलते जो सुप्रीम कोर्ट की प्रेजेंट बेंच है वो नोटिस देती है यूनियन ऑफ इंडिया को, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को, और जो हाई कोर्ट है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस को सुना जा रहा था, जो भी पार्टीज यहाँ थी उनको नोटिस देती है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देता है। जो ऑर्डर सिंपली ये कहता था कि किसी भी माइनर गर्ल के ब्रेस्ट को ग्रैब करना और उस माइनर गर्ल के पजामा स्ट्रिंग्स को तोड़ना अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। उस चीज़ को, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को यहाँ स्टे किया जाता है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।